एवरीवन, नेहा दिस साइड। आपने देखा हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि साइकोलॉजी क्या है, उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले उसको 16th सेंचुरी में सोल ऑफ स्टडी कहा गया, फिर माइंड ऑफ स्टडी कहा गया, फिर कॉन्शियसनेस की स्टडी कहा गया और लास्ट में अब थोड़ा बहुत क्या बताया उसमें बिहेवियर है। अब थोड़ा बहुत बिहेवियर बचा है जिसे हम कहते हैं अब ये बिहेवियर की साइकोलॉजी है। ठीक है, तो मैंने आपसे भी कहा था कि आप थ्योरीज देखिएगा कि कौन सी थ्योरीज है जो आपको करनी है। तो आज हम अपनी फर्स्ट थ्योरी जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, यानी कि किसी की भावनाओं को समझना, उसकी सोल, उसकी आत्मा को जानना, उसके व्यवहार, उसके बिहेवियर को समझना, क्या है साइकोलॉजी। आज हम उसकी थ्योरीज करेंगे, जितनी भी उसमें थ्योरीज हैं उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। आज सबसे पहले हमने फर्स्ट थ्योरी ली है पियाजे की। ठीक है, जीन पियाजे इनका पूरा नाम है। आप सभी ने अपनी किताब में पढ़ा भी होगा कि पियाजे कौन थे। ठीक है, उन्होंने क्या क्या जो अपनी थ्योरी में कौन कौन से स्टेजेस दिए हैं, क्या क्या उन्होंने बातें कही हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पियाजे। पियाजे हैं यानी कि जीन पियाजे। जीन पियाजे की क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने क्या अपनी जो थ्योरी दी है किस चीज़ पे दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि कॉग्निशन जो है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, मस्तिष्क से लेकर जो विकास है वो कैसे होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं मेंटल स्किल, मेंटल स्किल्स कि बच्चे का जो मस्तिष्क है उसमें कौन कौन से स्किल्स हैं और वो कैसे वर्क करती है, कैसे वो सारी चीज़ों को समझता है, कैसे किसी परिस्थिति के सामने आने पर वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसा वो बिहेव करता है। तो जीन पियाजे ने किस चीज़ के बारे में बताया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि बच्चे का कॉग्निशन जो है वो कैसे वर्क करता है, उसका माइंड कैसे वर्क करता है। तो आपके पेपर में भी आ सकता है कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया, किस चीज़ के बारे में उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया, कॉग्निशन के बारे में बताया। तो कौन थे पहले, जीन पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, स्विस के ये साइकोलॉजिस्ट थे, स्विस जगह है स्विट्जरलैंड, तो वहाँ के ये क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इनको वहाँ का माना जाता है। और क्या इन्होंने किसके बारे में बताया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया है, मेंटल स्किल्स को। नेक्स्ट है आपका पियाजेस थ्योरी टेल्स अस दैट द चाइल्ड इज बोर्न विद अ मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बोर्न होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मेंटल स्किल्स होती हैं, उसका मेंटल एक स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है जब वो पैदा होता है, विच डेवलप्स एंड अटेन्स मिनिमम ग्रोथ अराउंड द एज। और उसके बाद क्या होता है, जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है, उसका मस्तिष्क होता है, उसके अंदर आगे आगे विकास होता रहता है और वो कहाँ तक जाता है, 14 से 15 की एज तक उसका जो पूर्ण रूप से विकास होना स्टार्ट होने लग जाता है और उसके बाद आगे आगे वो बढ़ता है। तो क्या है इसके अंदर कि जो भी उसका मेंटल स्ट्रक्चर होता है बॉर्न के टाइम पे, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो ग्रो करता है वो स्ट्रक्चर, यानी कि उसके पास मेंटल एबिलिटी होती है जब वो जन्म लेता है। बस वो जन्म लेने के बाद यहाँ उसको विकसित करता है, उसका डेवलपमेंट करता है। हिंदी में क्या है देखिए, पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है। मतलब उसके पास मस्तिष्क होता है जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करता है। ठीक है, इस एज तक क्या होता है, वो अपने माइंड को उस तरह से डेवलप कर पाता है। उस एज, एक जो एज होती है उसमें वो पहुंच जाता है जब उसका मेंटली डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुका होता है या फिर प्रोसेस में होता है। अच्छा, जो हमने जो भी अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पे देखिए एक क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंक डिफरेंट इन डैश फ्रॉम अडल्ट देन इन। ठीक है, जो पियाजे हैं उन्होंने कहा है कि बच्चा जो है वो सीखता है और वो क्या करता है, वो अपने माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन उसके दिमाग में चलते रहते हैं। बस ये अंतर होता है, बच्चा जो है वो एक अडल्ट पर्सन से उतना ही, जितने एक अडल्ट पर्सन क्वेश्चन बना सकता है, जो सोच सकता है, उतना ही एक बच्चा भी सोच सकता है। पर इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जो इंसान ने, किसी अडल्ट ने जो सोचा है उसके काइंड में डिफरेंट होगा। ठीक है, काइंड मतलब उसकी जो गुण है, गुण में उसमें अलग होगा, लेकिन दोनों की मात्रा सेम होगी कि एक छोटा बच्चा और एक अडल्ट दोनों एक सेम में सेम क्वेश्चन सोच सकते हैं। मान लीजिए, मैं आपको नंबर समझाती हूँ कि मान लिए एक एज जो बड़ा इंसान है, अडल्ट है, उसने 10 क्वेश्चन सोच लिए और एक छोटा बच्चा है वो भी उसी चीज़ पे 10 क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन उन दोनों के क्वेश्चंस अलग होंगे। ठीक है, तो मतलब उन दोनों की जो मात्रा होती है किसी भी चीज़ के लिए वो सेम होती है, लेकिन क्वालिटी अलग होती है। एक बच्चा भी उतना सोच सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता कम होती है।
तो क्या है अमाउंट और काइंड, मतलब कि अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंकिंग डिफरेंट इन डैश फ्रॉम अडल्ट देन इन, कि उसकी क्या होती है, अमाउंट में ज़्यादा होती है और काइंड में अलग होती है। ठीक है, उसने कहा है कि अमाउंट में जो है, अमाउंट दोनों का अलग अलग होता है और काइंड जो होता है सेम होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। साइज तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता, साइज क्या मैटर करेगा इसमें, है ना। अमाउंट, काइंड और अमाउंट, काइंड जो होता है डिफरेंट काइंड होता है अडल्ट देन इन अमाउंट। ठीक है, डिफरेंट काइंड जो होता है वो अलग होता है उसका, लेकिन अमाउंट जो होता है वो सेम होता है। वो उसके प्रकार उसका अलग है लेकिन मात्रा जो है वो सेम है। अगर किसी पर्सन ने 10 क्वेश्चन सोचे हैं तो एक छोटा बच्चा भी 10 सोच सकता है, लेकिन उसका अलग तरीके के होंगे वो क्वेश्चंस, बस उसके क्वेश्चंस के तरीके अलग होंगे, बाकी वो सोच उतना ही सकता है। ठीक है, तो क्या है, क्या बताया पियाजे ने कि जो बच्चा है वो खुद अपनी नॉलेज जो है उसे कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए इनको कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया है, किसे, जीन पियाजे को, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म में अपनी जो थ्योरी है वो दी है। नेक्स्ट है इनका, इन्होंने बताया है कि एक मैच्योरिटी होती है। ठीक है, मैच्योरेशन होता है, यानी कि मैच्योरेशन किससे आती है, हमें हमारी परिपक्वता की, कैसे हम बड़े होते हैं, क्या क्या हमारे में मैच्योरिटी देखने को मिलती है, कैसे कैसे हम ग्रो करते हैं। सेकंड होता है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव, कि हमारे पास कौन से अनुभव है जो हमें हमारे प्रीवियस नॉलेज से या फिर प्रीवियस सिचुएशन या कंडीशन से हमें मिले हैं। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन किसी भी एक पर्सन का बाकी समाज के साथ कैसा व्यवहार है, वो उनके साथ कैसे कनेक्ट करता है और किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो क्या है ये हमारा सोशल इंटरेक्शन। सेकंड है हमारा इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलन, कि किसी भी चीज में कैसे बैलेंस बनाया जाए। ठीक है, बैलेंस किस तरह से जो चाइल्ड है वो बनाता है अपनी कंडीशंस को लेकर और सिचुएशंस को लेकर। नेक्स्ट है आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वॉज अंडर एस्टिमेट बाय पियाजे, मतलब कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें पियाजे जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो इस चीज को नहीं मानते। इन चारों में से वो किस चीज को नहीं मानते। ठीक है, और बाकी सबको तो मानेंगे, इनमें से कोई एक गलत होगा जिसे वो नहीं मानते। अब क्या है हेरिडिटी, तो जीन पियाजे जो वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि जो भी बच्चा पैदा होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी आता है, वो कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स जो अपने फोर फादर्स हैं उनसे लेता हुआ आता है। ठीक है, तो क्या है हेरिडिटी इंपॉर्टेंट रखती है इनकी थ्योरी में। और सेकेंड इन्होंने कहा है कि एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है किसी भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो जैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा बच्चा वैसे ही ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि 2 ट्विंस थे, उनकी हेरिडिटी सेम थी। ठीक है, दोनों सेम पेरेंट्स थे, तो अगर एक को किसी ठंडे स्थान पे रखा गया या फिर रूरल एरिया में रखा गया और सेकंड बच्चा था जिसको अर्बन एरिया में रखा गया, शहर और गांव में अलग अलग जगह पे रखा गया, तो देखेंगे हम दोनों का जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से होगा। दोनों की प्रतिभाएं अलग होंगी, स्किल्स अलग होंगी, सीखने का तरीका अलग होगा। तो क्या इन्होंने बताया कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीजें ही मैटर करती हैं, किस लिए, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, हेरिडिटी ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, इकोसेंट्रिसिज्म और एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। तो इन्होंने कहा, ये सारी इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब होता है अहम केंद्रित, कि बच्चा जो है वो अपने आप से खुद से ही बातें करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, कौन सी एज में, 2 साल से 7 साल की एज में, ये होती है ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसमें वो करता है जब वो खेल रहा होता है किसी से या फिर वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है तो वो बोल ही कर रहा है कि अच्छा ठीक है अब ये चीज़ यहाँ लगेगी, मेरी गुड़िया तैयार होने जा रही है, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, कोई से सुन नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी कर रहा है, चलो मैं खाना बना लेता हूँ, मैं अब ये चीज़ डाल रहा हूँ, मैं अब ये कर रहा हूँ। उसको कोई नहीं सुन रहा, लेकिन वो खुद के लिए ही बोल रहा है, वो खुद को ही एक राह दिखा रहा है, एक पाथ दिखा रहा है अपनी स्पीच से। तो क्या है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच, जब वो खुद के लिए खुद से ही बोल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म बाय द चाइल्ड। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्टिव होते हैं। कौन, जो बच्चे होते हैं वो जन्म के बाद ही एक्टिव होते हैं और वो अपनी जो भी नॉलेज है उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन जीन पियाजे में ध्यान जो है वो किस चीज़ पर कम ध्यान दिया है, उन्होंने कम ध्यान दिया है सोशल इंटरेक्शन पे।
ठीक है। वो कहते हैं कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन बाद का फैक्टर है, वो बाद में आता है। सोशली जो बातें हैं, सोशल और कल्चरल, ये हमारी थ्योरी दी है वाइगोट्स्की ने, ठीक है। लेकिन जो पियाजे है वो कहते हैं बच्चा अपने आप सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपनी हेरिटेज से सीखता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात नहीं कही है कि वो अपने समाज से सीखता है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, ठीक। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस आर वन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो इन्फ्लुएंस नहीं करती किसको, हमारे मेंटल स्किल को, मेंटल डेवलपमेंट को, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हमारे कौन सी ऐसी चीज है जो इन्फ्लुएंस नहीं करती, ठीक है। नेगेटिव बताना है कौन सी नहीं है, तो क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज तो करेगी, हमारे माइंड का जो भी विकास हो रहा है उसके लिए लैंग्वेज तो इफेक्ट करती है। सोशल एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन, एक्टिविटीज। एक्टिविटी जो बच्चा है वो तो करता ही है। एक्टिव क्या है, एक्टिव बच्चा होता है, एक्टिव लर्नर होता है, वो एक साइंटिस्ट है, एक्टिव साइंटिस्ट जो अपनी नॉलेज को खुद बिल्ड करता है। मैच्योरेशन मैंने कहा ये तो इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्या नहीं है उसका, सामाजिक अनुभव, उसका सोशल एक्सपीरियंस जो है वो इतना मैटर नहीं करता, वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता। सोशली जितनी भी चीजें होंगी वो सारी हमारी सोशल थ्योरी है, एक सोशल एंड कल्चरल अप्रोच, वो दी है हमारी वाइगोट्स्की ने। तो जब भी सोशल की बात आएगी तो हम जाएंगे वाइगोट्स्की के साथ, लेकिन जब भी बाकी चीजें आएंगी कि बच्चा खुद कर रहा है, खुद वो बिजी है, एक्टिव है और हेरिडिटी है, एनवायरमेंट है, तो हम जाएंगे जीन पियाजे के साथ, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही आंसर है, लेकिन ये रॉन्ग है इसलिए सही है क्योंकि नहीं पूछा है हमसे। अब हम देखेंगे दो चीजें हम जानेंगे जो हमने देखा। तो जीन पियाजे की जो जिन्होंने थ्योरी दी है इसके अंदर दो मेन चीजें हैं। सबसे पहले हमारी एक चीज है हमारी स्टेजेस। इन्होंने दो बातें बताई हैं। एक इन्होंने बताया है स्टेजेस कि अलग अलग कौन कौन सी स्टेजेस इन्होंने दी है। कौन कौन सी स्टेज है, 4 स्टेज है पूरी, जिसके हम आगे कंटिन्यू में पढ़ेंगे। और सेकेंड इन्होंने बताया है हमें कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है, कि जो हमारा मस्तिष्क है वो कैसे प्रोग्रेस करता है, कैसे वो बढ़ता है। तो जो हमारे स्टेजेस है, स्टेजेस में हम पढ़ेंगे SPCF। ये मैं कोट्स लिखवाए आपको ताकि आपको बाद में इजी रहे क्या करने में, लर्न करने में, ताकि आप इजीली याद कर सके, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है और जब मैं आगे बोलूंगी तो मैं ऐसे ही बोलूंगी ताकि आपको ध्यान रहे। SPCF यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमारे स्टेजेस है किसकी, पियाजे थ्योरीज की, ठीक है। जीन पियाजे ने दी है सेंसरी मोटर, जब वो अपने सेंसेस से वर्क करता है, जो कौन सी स्टेज में होती है, 0 to 2 में। ये आगे मैं आपको करवाऊंगी कि स्टेजेस में क्या क्या चीजें होती हैं। सेकंड है आपका प्री ऑपरेशनल, ये कब होती है, 2 to 7 होती है। थर्ड है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें होता है आपका 7 to 11। और लास्ट में आपके फॉर्मल, ये होती है आपकी 11 to ऑनवर्ड्स, या फिर 14 ले लिया, ऑनवर्ड्स लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपने स्टेजेस दिया जो आपको याद रखने, कैसे याद रखनी है, SPCF, ठीक। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल। सेकेंड है आपका कॉग्निटिव प्रोसेस, कि इसके अंदर कौन कौन से कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले होता है ये, इसके अंदर एक मेन वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं स्कीमा, जो आपको याद रखना है ये वर्ड, ठीक है। अब ये स्कीमा है, स्कीमा क्या है कि मेंटल हमारा स्ट्रक्चर है, कि जिसके अंदर आप लोग सोचते होंगे इतने हमारे जो दिमाग है, हम एग्जाम लिखते हैं तो सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती कैसे हैं। तो उसके अंदर एक होता है हमारा स्कीमा, हमारे माइंड में एक स्कीमा होता है जो एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है कि हमारे दिमाग में कैसे सारी चीजें जा रही हैं और वो उसके अंदर स्टोर होकर रह रही है। एक ये यहाँ पे नॉलेज हब है, जहाँ पे सारी नॉलेज कंस्ट्रक्ट भी हो रही है और वहां पर रखी जा रही है। तो स्कीमा जो है वो हमारा क्या है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा एक मेंटल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या क्या जो चीजें होती हैं, क्या क्या और अलग अलग चीजें आती हैं इसके अंदर, वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है अकोमोडेशन, ठीक है। अकोमोडेशन, इसके अंदर क्या होता है, अब हम इसमें अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज में मॉडिफिकेशन करना या फिर हमारी प्रीवियस नॉलेज में चेंज करना। तो जैसे कि इसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जैसे हम बच्चा आया, ठीक है, उसको हमने सिखाया कि जो भी पक्षी होते हैं वो सारी पक्षी क्या होते हैं, वो उड़ते हैं,
ठीक है। तो उसने अपने दिमाग में एक चीज डाल ली कि जो भी उड़ने वाली चीजें होंगी वो पक्षी ही होगी, ठीक है। तो ये पहले उसके स्कीमा में हमने डाल दिया। अब उसके बाद उसने एक बार एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा, तो उसने पूछा कि क्या ये जो अलग सा दिख रहा है क्या ये भी पक्षी है? तो उसे बताया गया नहीं बेटा ये पक्षी नहीं है, ये एरोप्लेन है। तो क्या हुआ, उसने अपने माइंड में क्या किया, उस नॉलेज जो उसके पास प्रीवियस नॉलेज थी कि जितने पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं, बाद में उसने उसमें मॉडिफाई किया कि अच्छा एक एरोप्लेन होता है वो भी उड़ता है। तो क्या हुआ, उसने अपने प्रीवियस नॉलेज में चेंज किया, यानी उसको मॉडिफाई किया, क्या कहते हैं उसे, अकोमोडेशन, उसमें अकोमोडेट किया। इसको क्या कहेंगे हम, मॉडिफिकेशन किया गया। ये आप अपने याद रखने के लिए ये वर्ड्स ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा होता है अकोमोडेशन के बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि अकोमोडेट कर लिया उसने, ठीक है, मॉडिफाई कर लिया जो भी चीजें थी। उसके बाद आता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कर लिया उसने कि एडेप्टेशन क्या है, अडेप्ट करना, कि जो उसे नॉलेज दी जा रही है, जो चीज़ें उसे बताई जा रही है वो उसको अडेप्ट कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, हमारा एक स्कीमा होगा जहाँ पे हमें जो नॉलेज दी जाएगी हम उसे चेंज करेंगे अगर उसमें कोई गलती है, ठीक है। और सेकंड है हमारा, हम उसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे उसको। थर्ड है हमारा एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है, अब सबसे पहले हमने अकोमोडेट कर लिया, अडेप्ट भी कर लिया। अब एसिमिलेशन होता है किसी भी नई नॉलेज को अडेप्ट करना, किसी भी जो नई इंफॉर्मेशन है, न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है, नई इंफॉर्मेशन को लेना क्या है, एसिमिलेशन। जैसे कि बच्चे को हमने बता दिया, पहले हमने उसे बता दिया है कि बेटा 2D शेप्स होती हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स होती है, जिसे हम सर्कल कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। इसे हमने बता दिया कि बेटा ये 2D शेप्स होती हैं। उसके बाद जब उसने वो चीज़ सीख ली तब हमने उसे बताया कि बेटा एक 3D भी होती है, 3 डायमेंशन होती है, जिसके अंदर हम क्यूब देखते हैं, सिलेंडर देखते हैं, वो उसे बता दिया। तो उसने अब क्या न्यू इन्फॉर्मेशन ले ली कि जो 2D वाली शेप्स होती है उसके अंदर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, लेकिन जब हम 3D वाली करते हैं, जब 3 डायमेंशन वाली करते हैं तो उसके अंदर लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी इन्वॉल्व होती है। तो क्या किया उसने, न्यू इन्फॉर्मेशन को ले लिया, न्यू इन्फॉर्मेशन उसने ग्रैब कर ली, तो वो क्या हुआ, एसिमिलेशन। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले होता है स्कीमा, जो मेंटल स्ट्रक्चर है हमारे, जहाँ पे सारी नॉलेज कलेक्ट होती है, जहाँ जाती है। सेकंड उसके बाद आता है हमारा अकोमोडेशन, जब हम मॉडिफाई करते हैं अपनी नॉलेज में। उसके बाद आता है हमारा एडेप्टेशन, जब हम अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। और थर्ड आता है जब हमारे को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी सोर्स से, किसी भी माध्यम से। ठीक है, तो ये आपकी 2 बातें हैं कि स्टेजेस होती हैं और कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेजेस कैसे कैसे अलग अलग होती हैं, सारी स्टेजेस के बारे में। ये मैंने आपको बता दिया, एसिमिलेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है, संतुलन बनाना, न्यू नॉलेज, डिसइक्विलिब्रेशन और अकोमोडेशन, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका क्या हम पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि पियाजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जो दी गई हैं, उन्होंने कौन कौन सी अपने स्टेजेस दिए, क्या क्या बताया है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर क्या है, 0 to 2 में होती है। प्री ऑपरेशनल क्या है, 2 to 7 होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 और फॉर्मल ऑपरेशन होती है 11 to 15। ये उन्होंने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बताया कि इस एज में बच्चा क्या सीखेगा, इसमें क्या सीखेगा और इसमें क्या सीखेगा, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो किन चीज़ों में महारती हो जाएगा, किन चीज़ों में वो चीज़ें जान लेगा। अब आपका आया है सेंसरी मोटर 0 to 2 एज। ठीक है, अब ये एज जो क्या है, जैसे वर्ड से पता चल रहा है सेंसरी मोटर, मतलब इस एज में वो क्या करेगा, अपने जो भी सेंसेस हैं उनके माध्यम से सीखेगा, लर्न थ्रू सेंसेस। तो पहला इसका पॉइंट क्या हो गया, उसने क्या किया, लर्न थ्रू ठीक है, लर्न थ्रू सेंसेस। उसने पहले क्या किया, अपने सेंसेस के माध्यम से सीखना शुरू किया। जब वो 0 to 2 में एज होता है, चीज़ों को टच करना, फील करना, ठीक है, टेस्ट करना, इन सब चीज़ों को कब सीखता है वो, 0 to 2 में। तो क्या है ये, लर्न थ्रू सेंसेस, अपने सेंसेस के माध्यम से वो सीखता है। सेकंड क्या पॉइंट आता है इसके अंदर, उसके अंदर आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस।
ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि वो किसी भी चीज को, उसको पता है कि वो चीज कहाँ रखी थी, बाद में अगर वो चीज उसके सामने से हटा ली जाती है तो वो उस चीज को ढूंढता है और उसके लिए रोता है। तो क्या है ये ऑब्जेक्ट परमानेंस, को पता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तु जो है वो कहाँ रखी थी, और उसके ना होने पर वो उसे ढूंढता है और ना मिलने पर वो रोने लग जाता है। तो क्या क्या उस बच्चे ने, उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि वो चीज वहां थी और उसको हटा लिया गया है मेरे सामने से, तो क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट आपका होता है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब वो बच्चा जो है अपना एक, जब छोटा होता है तो वो एक अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। लक्ष्य वो नहीं जो हम एम्स बनाते हैं वो वाला नहीं, ये वाला लक्ष्य है, गोल बना लेता है कि उसको कोई चीज़ चाहिए, उसने कोई चीज़ देख लिया, कोई रंग बिरंगी चीज़ देख लिया, तिरंगी कोई चीज़ देख ली, तो उसे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या करता है, उसको पाने के लिए उस पाथ पे जाता है, यानी कि जो भी उसको जो चीज़ दिख गई वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो क्या है, गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए और उसको पाने के लिए वो एक्टिविटी करता है और आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा इमिटेशन। इमिटेशन क्या है, अनुकरण करता है, कि जब बच्चे को कुछ चीज कोई कुछ कर रहा होता है तो वो उसकी नकल करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे आपने देखा होगा किसी ने कुछ बोला तो वो उसको बाद में अगेन उसी चीज को बोलता है, या फिर किसी ने कुछ करने के बाद वो उन चीजों को दोबारा करता है। जैसे आपने देखा होगा जब, जैसे उन्होंने अपने पापा को देखा कि पापा ऑफिस जा रहे हैं बैग लेके, तो जब वो पापा नहीं होते या कोई नहीं होता तो वो ऐसी कैसी करता है कि मम्मा ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बैग ले लिया मैंने। तो क्या है, इस एज में क्या होता है, इमिटेशन करता है, जो भी उसने देखा और उसको अपने दिमाग में रख लेता है और बाद में उस चीज को ही इमिटेट करता है, उसका ही अनुकरण करता है, नकल करता है। तो ये कौन सी एज है, 0 to 2 सेंसरी मोटर, जब वो ये सारी एक्टिविटी करता है, लर्न थ्रू सेंसेस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल और इमिटेशन करता है। नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी स्टेज होती है, 2 to 7। इस एज में जो है बच्चा वो कौन कौन सी चीजें करता है और इस एज की विशेषताएं क्या होती है, कौन कौन से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले होता है इसका ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, इसमें वो अहम केंद्रित होता है, वो खुद से ही बातें करता है। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी, वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको खुद कर रहा है कि अच्छा ठीक है इसको यहाँ सेट करना है, नहीं ये मिल नहीं रहा इससे, ये तो हटा दीजिए, ये यहाँ नहीं आएगा, मुझे ये करना है। तो वो खुद से ही बातें कर रहा है, खुद को एक पाथ दिखा रहा है, खुद को एक रास्ता दिखा रहा है उस काम को पूरा करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब पजल सेट करते हैं तो अपने आप ही बात कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये वाला सेट नहीं हो रहा, ये वाला अलग दिख रहा है, ये हो रहा है। तो क्या होता है उनमें ईगोसेंट्रिक अप्रोच होते हैं, मतलब अहम केंद्रित होते हैं, वो खुद से ही बातें करते हैं। सेकंड होता है इसके अंदर अपरिवर्तनशीलता, यानी कि इररिवर्सिबिलिटी, कि वो किसी भी चीज को रिवर्स कर नहीं पढ़ पाते, किसी भी चीज को रिवर्स नहीं कर पाते। क्या होता है इसमें, इररिवर्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, अपरिवर्तनशील। अगर बच्चे को मैंने बताया है कि बच्चे 4 + 5 = 9 होते हैं, ठीक है, मैंने उसे बता दिया कि 4 + 5 9 होता है, उसने ये चीज सीख ली, उसने अपने अंदर डाल ली वो चीज। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि बच्चा अच्छा बताओ 5 + 4 क्या होगा, तो वो ये नहीं बता पाता। उसे नहीं पता कि दोनों नंबर तो सेम ही है, उसका 9 आया तो उसका भी 9 ही आएगा, उसे ये नहीं पता होता। तो वो अपने जो थॉट है उनको परिवर्तन नहीं कर पाता। तो क्या है, रिवर्सिबल नहीं कर पाता वो। इसलिए ये कौन से इररिवर्सिबल इसमें आएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कि उसको ये पता है कि ये ठीक है लेकिन उसको इसका आंसर नहीं पता, वो चीज़ों को उलट कर नहीं देख पाता, उसको पलट कर नहीं समझ पाता कि क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जीववाद, यानी एनिज्म, ऑटिज्म। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये जीववाद, कि जो बच्चा है वो क्या है, वो समझ जाता है कि उस टाइम पे अगर आपने देखा वो निर्जीव और सजीव, जो नॉन लिविंग है और लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग चीज में वो अंतर नहीं कर पाता। नॉन लिविंग और लिविंग इन चीजों में जो है वो अंतर नहीं कर पाता है इस टाइम पे बच्चा। अगर आपने देखा है जब वो गिर जाता है तो दीवार पे मार देती है उसकी मम्मा कि ठीक है लो मैंने इसको मार दिया, इसको भी चोट लग गई, अब हिसाब बराबर हो गया। तो उसे लगता है कि हाँ ठीक है, दीवार को, दरवाजे को चोट लगी, दीवार को या फिर फर्श है उसको चोट लग गई, तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है मैंने भी उसको मार दिया, अब हिसाब बराबर हो गया। बल्कि उसे नहीं पता कि उसको चोट नहीं लग रही है। ठीक है, तो क्या है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया होता है। कौन सी एज में, 0 to 7 एज में। ठीक, ये चीजें थी इसकी विशेषता। तो सबसे पहला क्या था कि इकोसेंट्रिक स्पीच होती है,
कि वो अपने आप से बात करता है, अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता है और नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ों में समझ नहीं पाता। नेक्स्ट है आपका, आप थर्ड देखिए थर्ड है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा अब 7 to 11 की एज में आ गया है और काफ़ी चीज़ें वो समझने लगा है। तो इसके अंदर इस बच्चे में क्या आ जाती है, जो 7 to 11 एज के होते हैं उनके अंदर आ जाता है एक अप्रोच जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव। ठीक है, इसमें उसके पास इंडक्टिव अप्रोच आ जाती है। इसके अंदर क्या करता है, वो किसी भी एग्जाम्पल्स को उसे देने पर, अगर हम उसे कोई एग्जाम्पल देंगे तो उससे वो रूल्स की तरफ चला जाएगा। इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में हम जाते हैं एग्जाम्पल टू रूल। ठीक, तो इंडक्टिव रीजनिंग में होता है जब हम एक को एग्जाम्पल देता है उससे हम रूल्स की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए मैंने उसे बताया कि जो राम है, सीता है, आगरा है और ये टेबल है, ये चेयर है, ये सभी चीज़ें जो है इसको हम संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा, अच्छा बेटा आप अपना नाम बताओ, तो उसने बताया मेरा नाम राम है। अच्छा आप कहाँ रहते हो, उसने बताया मैंने दिल्ली। तो इस तरह से मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल्स लिए। उसके बाद मैंने बताया कि इसे हम कहते हैं नाउन। ठीक, तो क्या था, एग्जाम्पल टू रूल जाता है इसमें बच्चा। पहले उसको एग्जाम्पल्स देते हैं, उसके बाद उसे जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जाता है। तो क्या है इसमें, एग्जाम्पल टू रूल बच्चा जाता है 7 to 11 की एज में, पहले उसे यही सिखाया जाता है। उसके बाद आता है इसमें सेकंड स्टेज हमारी होती है लॉजिकल होता है ये। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे में थोड़ा बहुत लॉजिक जो है वो भी आने लग जाता है, उसके अंदर समझ आता है उसे इतना कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही, लेकिन कम लेवल पर थोड़ा लॉजिक उसमें आ जाता है। अब क्या है, इसी का है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में थर्ड स्टेज पढ़े 7 to 11 में। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें इसको समझ आ जाता है कि कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन मतलब कि ये वाली चीज़ें जो 5 है और ये वाली जो चीज़ें 5 है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, उसे समझ आ जाता है कि जो चीज़, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, वो इस एज में क्या करता है, समझने लग जाता है। उसे अगर मैंने उसे 10 का नोट दिया और 10 सिक्के दिए, ठीक है, 1-1 रुपए के, तो वो समझ जाता है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो बराबर हैं। लेकिन जो इससे पहले वाली स्टेज होती है उसमें वो ज़्यादा चीज़ों को देखकर कहता है कि ये वाला ज़्यादा है। ठीक है, कौन सी वाली स्टेज, जो सेकंड वाली स्टेज थी हमारी प्री ऑपरेशनल। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, वो चीज़ों को समझ जाता है कि ये वाली और ये वाली दोनों चीज़ें जो है वो इक्वल है। ठीक, और क्लासिफिकेशन कर पाता है। इस टाइम पे जो बच्चा होता है 7 to 11 की एज में कंक्रीट ऑपरेशनल में, तो वो चीज़ों को क्लासीफाई कर पाता है, वर्गीकृत कर पाता है। वो इन चीज़ों को अलग कर लेगा जो अलग हैं। ठीक है, जो सी चीज़ें अलग है उनको वो अलग कर पाएगा। ये अलग है, इसको अलग कर लेगा, ये अलग है, इनको अलग रख लेगा, ये अलग है। तो जो चीज़ें अलग हैं उन चीज़ों को वो अलग अलग रख कर लाइन से लगा देगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो ये कौन सी वाली एज में आएगा, प्री ऑपरेशनल में। नेक्स्ट है आपका सीरिएशन। वो सीरीज में लगाना शुरू करता है कि ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, तो उसे समझ आता है कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी चीज़ बड़ी है। तो वो सीरीज में लगाना भी सीख लेता है। कौन सी स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के कौन कौन से पॉइंट्स बन गए आपके। ठीक है, पहले क्या होता है, वो इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, इंडक्टिव अप्रोच कर पाता है। वो लॉजिकल स्टेज होती है थोड़ी बहुत, जिसमें वो कंजर्वेशन सीख लेता है कि थोड़ा और बड़े में मतलब थोड़ी चीज़ें और फैली हुई चीज़ें तो दोनों बराबर है। लेकिन ये वाली चीज़ कहाँ लैक करती है, इससे पहले वाली स्टेज में यानी कि प्री ऑपरेशनल में। उसके बाद क्या, क्लासिफिकेशन कर पाता है, बांट पाता है चीज़ों को, और सीरिएशन कर पाता है कि कौन सी सीरीज में कौन सा लगेगा। हाँ जी, अब हमारा एक क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी बनाया है मैंने। देखिए क्या है, पियाजे प्रपोज दैट प्री ऑपरेशनल चाइल्ड आर अनेबल टू कंजर्व। ठीक है, जो पियाजे है वो देखता है कि जो प्री ऑपरेशनल बच्चा होता है वो क्या चीज़ नहीं कर पाता, कंजर्व। मैंने कहा ना, वो कंजर्वेशन नहीं कर पाता, उसे नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी चीज़ कम है, वो नहीं समझ पाता। और क्या होता है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्ट, इसके अंदर कौन सा जो चीज़ है वो इसको, इस फैक्ट को सही बताता है, कौन सा फैक्ट है जो इसमें बता रहा है। तो पहला क्या है, रिवर्सल ऑफ थॉट, वो थॉट को जो है रिवर्स नहीं कर पाता इस एज में। और हाइपोथेसिस तो अलग लेवल की, हाई लेवल की बात हो जाती है। और पर्सनल इमेजिनेशन करता है, वो कल्पना करता है। लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और एक हाई लेवल की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती है इस एज में, प्री ऑपरेशनल में। तो प्री ऑपरेशनल का कौन सा एक फैक्ट है, सिर्फ ये है, इरिवर्सिबल ऑफ थॉट, वो थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता। मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई है, प्री ऑपरेशन में पढ़ाई है मैंने। देखिए ये देखिए, प्री ऑपरेशन मैंने पढ़ा था ना, इरिवर्सिबल, कि वो रिवर्स नहीं कर पाता। आपसे प्री ऑपरेशनली पूछा है मैंने क्वेश्चन में भी, देखिए
प्री ऑपरेशनल पूछा है तो क्या है, रिवर्स नहीं कर पाता किसको, वो अपने थॉट्स को, अपने विचार को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इस एग्जाम्पल दिया, ये दोनों गिलास मैंने सेम लिए थे, पहले दोनों गिलास पानी के सेम लिए थे, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ी लंबी बीकर में एक गिलास का पानी डाल दिया और उससे मैंने पूछा कि बेटा बताओ इन दोनों में से किस में ज़्यादा पानी है, तो जो बड़ा दिखेगा उसे वो कह देगा इसमें ज़्यादा पानी है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाया, उसमें ये जो कंजर्वेशन है उसका जो गुण है वो नहीं है, उसमें ये फैक्ट जो है नहीं है कि भाई दोनों गिलास में पानी बराबर, लेकिन जो बड़ा दिखेगा वो कह देगा कि उसमें बड़ा ज़्यादा पानी है। तो ये कौन सी वाली स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, हमारी अब ये लास्ट अप्रोच है, लास्ट थ्योरी का लास्ट वो है हमारा क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट है ये कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये लास्ट स्टेज है पियाजे की थ्योरी की, जो उन्होंने क्या दिया है, ऑनवर्ड्स 11 से ज़्यादा वाली। ठीक है, 7 to 11 तो वो थी ना कंक्रीट ऑपरेशनल, ये क्या है 11 to 14 आगे वाली स्टेज है। तो क्या फॉर्मल ऑपरेशनल क्या होता है, ये सबसे हाई लेवल वाली होती है, जिसके अंदर बच्चा जो है काफ़ी चीज़ें काफ़ी मात्रा में अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कर पाता है, मस्तिष्क का अपना विकास कर पाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले इसमें आता है कि इस एज में जो है बच्चा इंडक्टिव प्लस डिडक्टिव, ठीक है, तो इस एज में क्या होता है, बच्चा इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरह की जो है चीज़ें सीख लेता है। मैंने क्या बताया था, इंडक्टिव में क्या है, उसको पहले एग्जाम्पल देंगे और रूल बताएंगे, एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे, लेकिन जो डिडक्टिव होती है उसमें क्या होता है, हम रूल्स टू एग्जाम्पल जाते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल, और जो डिडक्टिव होती है इसमें होता है रूल्स टू एग्जाम्पल। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, बस आपको ये चीज समझनी है कि जो इंडक्टिव होगा उसमें क्या होगा, आगमन में हम जाएंगे एग्जाम्पल टू रूल, पहले उसको एग्जाम्पल बताएंगे उसके बाद हम रूल्स तक लेके जाएंगे उसे। और डिडक्टिव में क्या होगा, पहले रूल्स बता देंगे उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। इसमें जैसे हमने इसमें क्या बताया, उस एग्जाम्पल बताया, बेटा अपना नाम बताइए, आप कहाँ रहते हैं, ये कौन सी चीज़ है, इस तरह से हमने उसे ये इंट्रोड्यूस करवाया। और सेकंड में डिडक्टिव में क्या करेंगे, हमने पहले उसको डेफिनेशन बता दी, अ पर्सन प्लेस और थिंग कॉल, हम उसे नाउन कहते हैं, ये हमने उसे क्लियर कर दिया। उसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया, लाइक एग्जाम्पल ऑफ राजा, एग्जाम्पल हमने दिया राजा, सीता, गीता, आगरा, दिल्ली, तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिए बाद में। तो क्या हुआ, हमने पहले उसे रूल बताया कि नाउन होता क्या है, उसके बाद हमने उसे एग्जाम्पल बताया। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, पहले हम एग्जाम्पल बता देते हैं उसके बाद रूल बताते हैं कि ये रूल होता है। ठीक, तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट होता है हमारा इसके अंदर कि बच्चा जो है इसमें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त चिंतन, उसके सामने जो चीज़ नहीं हुई है वो इस चीज़ों को भी फील कर पाता है, उन चीज़ों के बारे में भी वो बता पाता है। जैसे किसी पर्सन ने अपने किसी को बताया जो आगे 11 से ज़्यादा की एज में है, उसे बताया कि यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ये इशू है, तो वो उन चीज़ों से, वो उसको नहीं पता कि इशू कैसे होता है, लेकिन वो उन चीज़ों को फील कर पाता है, उनको जान पाता है। अब जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, उसने कभी फेस नहीं किया, बाढ़ भूकंप ये चीज़ उसने फेस नहीं करी, लेकिन उसको पता है कि कौन कौन सिचुएशंस जो है उस टाइम पे होती है। तो क्या है ये अमूर्त चिंतन, जो चीज़ नहीं उसके सामने हुई है, जो चीज़ उसने नहीं देखी है, उन चीज़ों के बारे में भी वो बता सकता है, उन चीज़ों को भी वो बोल सकता है। लेकिन जो इससे पहले वाली होती है स्टेज, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो हमने पढ़ी है 7 to 11 में, उसमें क्या होता है, मूर्त चिंतन होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता उसमें क्या करता है, वो बच्चा जो चीज़ देखी है उसके बारे में ही बता पाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, वो सभी चीज़ों के बारे में बता जाता है, जो नहीं भी होती वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है। थर्ड है हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कर पाता है, इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया भी, आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी लिखा था कि हाइपोथेसिस हाई होती है, तो प्री ऑपरेशन में तो नहीं होती, तो हमने उसको नहीं लगाया था। अब यहाँ क्या है, हाइपोथेसिस कौन सी स्टेज में होती है, फॉर्मल में। अगर क्वेश्चन में आता है कि हाइपोथेसिस वाला स्टेज कौन सी, तो फॉर्मल में, यानी लास्ट स्टेज में 11 to 14 वाली स्टेज में। इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या कर पाता है, वो साइंटिफिक स्टेज होती है ये। ठीक है, जिसके अंदर वो हाइपोथेसिस लगा पाता है, वो कल्पना कर पाता है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इसके क्या क्या कारण हो सकते थे जो ये चीज़ नहीं कर पाया मैं, या फिर ये चीज़ मेरे से गलत हो गई। ठीक है, तो वो क्या कर पाता है, हाइपोथेसिस कर पाता है कि ये चीज़ गलत हो गई, या क्या चीज़ सही हो गई। ठीक है, किसी चीज़ के अच्छे होने पर क्या कारण थे, किसी चीज़ से गलत होने पर क्या कारण थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, पियाजे थ्योरी में जो हमने
देखी कि लास्ट स्टेज तक आते आते बच्चा इतना मेच्योर हो जाता है कि वो सारी चीज़ें वो कैसे कर पाता है। तो ये थी हमारी आज की थ्योरी पियाजे की, जीन पियाजे जो स्विस के थे साइकोलॉजिस्ट। तो ये पूरी आपकी थ्योरी थी पियाजे की, ठीक है। और इसके जो मेन क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी लिए थे कि कैसे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो जो ये देखे जीन पियाजे जी देख रहे हैं आपको, तो इन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को सोचा, कैसे कैसे लोग बच्चों के बारे में ये सारे ज्ञान प्राप्त किए कि कैसे बच्चा किस टाइम पे कैसा बिहेव करता है। तो क्या है, ये साइकोलॉजी का पार्ट है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मान जाता है, जो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये कौन थे। तो जब भी दिमाग से रिलेटेड कोई भी बात आएगी, कॉग्निशन से रिलेटेड कोई आएगी, संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड आएगी, तो क्या लिखेंगे आप, जीन पियाजे ओनली, ठीक है, सिर्फ जीन पियाजे लिखेंगे। तो आज का जो आपकी क्लास थी उसमें ये आपने थ्योरी कर ली जीन पियाजे की। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरी लेंगे और उसको क्लियर करेंगे इसी तरह से। आपको कुछ चेंजेस, आपको कुछ बताना होगा तो आप वो कमेंट में बता देंगे। और जो भी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और नोट्स होते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।